कभी कभी एक आदमी की लालच एक पूरी कौम की बर्बादी बन जाती है। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज है जिन्होंने सत्ता, स्वार्थ और लालच के लिए अपने देश, अपने साथियों और अपनी जमीर तक से गद्दारी की। आज हम बात करेंगे ऐसे गद्दारों की जिनकी गद्दारी ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी बल्कि सदियों तक जलने वाला एक जख्म दे दिया। मीर जाफर एक बंगाल के नवाब थे जिन्होंने 1756 से 1760 तक शासन किया। वह अपने विश्वासघात और अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते। मीर जाफर का जन्म 1691 में हुआ था। वह एक शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को हराने में मदद की। इसके बाद उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया। हालांकि मीर जाफर एक शासन अल्पकारी था और उन्हें जल्दी पद से हटा दिया। उनकी मृत्यु 1765 में हो गई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस जीत ने ब्रिटिशों को बंगाल और अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद की और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफर को नवाब बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति मिली। मीर जाफर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिशों को समर्थन किया और युद्ध के दौरान ब्रिटिशों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला की हार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्रिटिशों को बंगाल में अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद की। युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की भूमिका ने बंगाल में इतिहास को बदल दिया और ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। मीर जाफर की गद्दारी ने बंगाल के इतिहास को बदल दिया और अंग्रेजों को भारत में शक्ति स्थापित करने में मदद की। मीर जाफर ने न सिर्फ अपने राजा के साथ बल्कि भारत माता से भी गद्दारी की। इसके एक फैसले ने करोड़ों को गुलाम बना दिया। इसकी गद्दारी ने इतिहास की धारा मोड़ दी और अंग्रेजों को हिंदुस्तान सौंप दिया। अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल करके फेंक दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में वह अपमान, तिरस्कार और पछतावे के अंधेरे में ही मर गया। राजा जयचंद गढ़वाल वंश के एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 1170 से 1193 तक कन्नौज पर शासन किया। वह अपने समय में एक महान योद्धा और प्रशासक थे। राजा जयचंद की कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना है, मोहम्मद गौरी के साथ इनका संघर्ष। राजा जयचंद ने गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन 1193 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उनका हार का सामना करना पड़ा। राजा जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में भाग नहीं लिया था। यह युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता की कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में राजा जयचंद की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हालांकि ये जयचंद की मृत्यु 1193 में मोहम्मद गौरी के हाथों हुई थी, जब गौरी ने कन्नौज पर हमला किया था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी के कारण राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। राजा जयचंद की गद्दारी की कहानी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो देश की राजनीतिक और सत्ता के संघर्ष को दर्शाती है। राजा जयचंद की गद्दारी ने भारतीय इतिहास के रुख को बदल दिया, जिसमें मोहम्मद गौरी को भारत में अपनी शक्ति का स्थापित करने में मदद की। राजा जयचंद की गद्दारी की कहानी आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण विवादित विषय है। राजा जयचंद की गद्दारी ऐतिहासिक विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जबकि अन्य इसे एक गलतफहमी मानते हैं। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें राजा जयचंद की बेटी सहयोगिता का पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि राजा जयचंद की गद्दारी की कहानी को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यात की है। इसे एक विवादित विषय माना जाता है।
राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और अपने ही जाति बंधु पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा हो गया। गौरी जीत गया और भारत में इस्लामी सल्तनत का दौर शुरू हुआ। जयचंद ने न सिर्फ राजपूती रेखा को बल्कि भारत के सम्मान को भी पार किया। एक गद्दार राजा ने पूरे देश को सदियों की गुलामी में झोंक दिया। गद्दारी की मिसाल जब भी दी जाती है तो इसका नाम सबसे पहले आता है। मोहम्मद गौरी ने इसे भी धोखा दिया और युद्ध में हार के बाद इसकी सत्ता छीन ली और इसका वंश खत्म हो गया। राजा जयपाल एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 964 में 1001 तक शासन किया। वह हिंदू शाही वंश के एक प्रमुख शासक थे। उनकी राजधानी उदयपुर वर्तमान में उधमपुर या हुंड में थी। राजा जयपाल ने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध लड़ाई गजनवी साम्राज्य के साथ थी। राजा जयपाल ने उनके साथ लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजा जयपाल की हार के बाद उनके बेटे आनंदपाल ने गजनवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा जयपाल की कहानी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो देश की संस्कृति सभ्यता को आकार देने में मदद करती है। राजा जयपाल मोहम्मद गजनवी दोनों ही भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। राजा जयपाल एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने हिंदू शाही वंश के तहत शासन किया, जबकि मोहम्मद गजनवी साम्राज्य के एक शक्तिशाली सुल्तान थे जिन्होंने भारत में कई हमले किए। मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल के बेटे आनंदपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। मोहम्मद गजनवी के हमले ने भारतीय उपमहाद्वीपों में एक नए युग की शुरुआत की। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच सीधे तौर पर कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल के बेटे आनंदपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा जयपाल की कमजोरियां ये थी। राजा जयपाल को उनके सैन्य शक्ति व रणनीति का अनुभव नहीं था। राजा जयपाल की सेना उनके मुकाबले बहुत कमजोर थी। राजा जयपाल के बारे में गद्दारी की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। राजा जयपाल एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि राजा जयपाल की हार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी और अपने बेटे आनंदपाल को अगला शासक बनाया। कुछ इतिहासकार ने राजा जयपाल की हार में उनकी कमजोरी को कारण बताया, लेकिन गद्दारी के आरोप भी कोई प्रश्न नहीं है। राजा जयपाल ने आक्रमणकारियों से कई बार युद्ध किया पर हार के बाद हार का सामना किया, जिसमें मोहम्मद गजनवी जैसे हमलावरों को भारत में घुसने का रास्ता मिल गया। गद्दारी हमेशा धोखे से नहीं होती, कभी कभी कमजोर फैसले से भी पूरी सभ्यता तोड़ देते हैं। जयपाल की गलत रणनीति ने भारत को अंधेरे के में धकेल दिया। सजा तक में अपमान से दुखी होकर उसने खुद को आग में झोंक दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश एक विवादित विषय है, जिसमें उनकी मृत्यु और विमान दुर्घटना के बारे में कई सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि ये एक साजिश थी जिसमें ब्रिटिश सरकार और अन्य शक्तियों का हाथ था। नेताजी के लापता होने और मृत्यु के बारे में कई जांचें हुई, लेकिन अभी कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आज़ाद हिंद फौज, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कहा जाता है, एक सैन्य बल था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को मुक्त करना था। आज़ाद हिंद फौज की कहानी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज को भारतीय सैनिक में शामिल थे जो ब्रिटिश सेना से पकड़े गए थे या जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में मदद की। आज़ाद हिंद फौज के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, शाह नवाब खान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई दशकों तक चला, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो गई थी, जिससे भारत को स्वतंत्रता देने में दबाव पड़ गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में तिरंगा फहराया था। देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया गया था, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वीरों को याद किया। 1947 की लड़ाई ने भारत को एक नए युग में प्रवेश करने का अवसर दिया। आज़ादी के बाद देश में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन देश में प्रगति की दिशा में कदम बढ़ गया। नेताजी ने जब जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज बनाई, तब कुछ लोग उन्हीं की फौज से अंग्रेजों को जानकारी पहुंचाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हीं
इन्हीं की वजह से नेताजी की मौत साजिश बन गई थी और प्लेन क्रैश हो गया था। जब दुश्मन अपनों के बीच बैठा हो तो लड़ाई मैदान में नहीं, दिल में हार जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने आवाज़ दिल्ली चलो थी जब अपनों की गद्दारी ने उनका रास्ता रोक दिया। इन गद्दारों का नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, पर उनकी गद्दारी की वजह से देश का सबूत खो गया। इतिहासकार हमें बताते हैं कि दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ गद्दारों ने हमें यही सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है। गद्दारों के जख्म कभी नहीं भरते, वो पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। याद रखो, देश से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।